आज फिर एक बार सभी तलबा का इस क्लास में खैर मकदम है। ये जो पेपर है 1707 से 1950, इसमें हम लोग ने अब तक 11 यूनिट का मुताला कर लिया है और आज बारी है 12वीं यूनिट की। इसके कबल हम लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर जो कौमी तहरीक नेशनल मूवमेंट चला, उस तहरीक के अलग अलग अदवार पीरियड्स की बात हमने की। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन फेज। और गांधीयन फेज में भी हमने देखा किस तरह से हिंदुस्तान में गांधी के आने से जो कौमी तहरीक है उसमें एक नई जान पड़ जाती है। और अब तक ये जो तहरीक थी, मूवमेंट, उससे अवाम को, मासेस का कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस तहरीक को गांधी ने अवाम से मुंसलिक कर दिया। यही वजह है कि ये कौमी तहरीक नेशनल मूवमेंट तरक्की पाती चली गई और गांधी की क़यादत में अदम ताउन तहरीक, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल नाफरमानी तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो तहरीक, इन सारी तहरीक का ये सारी तहरीकें चलती रहीं उनकी क़यादत में। और इन्हीं तहरीकों की बदौलत गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कामयाबी हासिल की। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन जो आज़ादी हमें मिली, क्या वाकई से आज़ादी है? उस आज़ादी को हासिल करने में कितने दंश झेलने पड़े हमें? आज का जो चैप्टर है यूनिट 12, कॉम्युनलिज्म, जेनेसिस, ग्रोथ एंड पार्टीशन, फिरकावारियत, पैदाइश इसकी कैसे हुई और तरक्की और मुल्क की तकसीम। पूरा का पूरा लेक्चर जो है इसी यूनिट पर मरकूज है। इसका जो मकसद है इस यूनिट का वो है कि ये समझना कि फ़िरकावारियत, कॉम्युनलिज्म है क्या, और ये जो है फ़िरकावारियत की मुख्तलिफ अक़साम, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्युनलिज्म क्या हैं, इसमें फ़र्क वाज़ह करने की कोशिश की जाएगी। हाउ द कॉम्युनलिज्म इमर्ज इन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हिंदुस्तानी समाज और सियासत में फ़िरका परस्ती, कॉम्युनलिज्म कैसे उभरी, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। जो डिफरेंट फोर्सेस थे उसने किस तरह से इसकी नशोनुमा मदद की, मुख्तलिफ क़ुव्वतों के किरदार का अंदाज़ा करेंगे हम जिन्होंने इसके बढ़ने के काबिल बनाया। और ट्रेस इट्स डेवलपमेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अवाइल में इसकी तरक्की कैसे हुई, इसका भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के मुतालबे का जो पस मंज़र है उसका भी हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे और तक़सीम हिंद तक सियासी पेशरफ्त का सुराग भी लगाने की कोशिश करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के क़याम में मुस्लिम लीग, अंग्रेज़ और कांग्रेस का जो रोल था, उनका जो किरदार था, उसका भी जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का जो मेन मोटो होता है वो होता है उसके पीपल को, यूनिटी ऑफ इट्स पीपल को मेंटेन करना, यकजहती को बनाए रखना। हिंदुस्तान की जो जदीद तारीख है उसका अगर हम जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि इसका बड़ा टेस्ट लिया गया। किसने टेस्ट लिया? ग्रोइंग कम्युनिज्म, फ़िरकावारियत के उभरता हुआ तस्वुर था, उसने उसे टेस्ट किया। हिंदुस्तान जो तहरीक थी इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसका जो मकसद था
कि सारे हिंदुस्तानियों के बीच में यूनिटी कायम करना, जबकि कॉम्युनलिज्म का फिरकावारियत का मकसद हो गया कि लोगों को मजहबी बुनियाद पर तकसीम करना और लोगों के बीच मजहबी दीवार खड़ा कर देना, मजहबी मफादात की देखरेख करना और अल्टीमेटली एक मजहब की बुनियाद पर मुल्क का तस्वुर भी इसने दिया। हिंदुस्तान में जो फिरकावारियत है, कॉम्युनलिज्म है, वो इसलिए पैदा हुई, इसकी नशोनुमा इसलिए हुई कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, फोर्सेस थे जिन्होंने इसको फलने फूलने में मदद किया। अब देखेंगे कौन से फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर ये था कि हिंदुस्तान में जो 19वीं सदी में समाजी, इक़्तिसादी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, उसकी खासियत हिंदुस्तान में जो कॉलोनियल रूल चल रहा था, नौआबादियाती हुकूमत कायम थी, उसका क्या रोल था, जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी उनका क्या रोल था, जो एंटी कॉम्युनल नेशनलिस्ट फोर्सेस थे वो फोर्सेस भी हम देखते हैं कमजोर होते चले जाते हैं। ये भी उन्होंने बहुत रोल प्ले किया कॉम्युनिज्म को भरने में। और जो कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थे, फिरकावाराना तंजीमें थी, इन्होंने भी फिरकावारियत की नशोनुमा में, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्युनलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1940 का जो दहाई था हिंदुस्तान की तारीख में कॉम्युनलिज्म के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये एक ऐसा दौर था जबकि बहुत बड़ा कॉम्युनल डिमांड, यानी पाकिस्तान का जो डिमांड है, सामने आया और इसको मुस्लिम लीग ने बहुत ही मकबूल बनाया। इस पीरियड में हम देखते हैं कि 1947 में फाइनली पाकिस्तान कायम हो जाता है और इस तरह से हम इसमें कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे जिन्होंने इसके क़याम में मदद की, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान में मदद की। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के पहले ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ कॉम्युनलिज्म, फिरकावारियत क्या है। हमने तो बार बार सुना है कॉम्युनलिज्म कॉम्युनलिज्म कॉम्युनलिज्म, लेकिन ये फिरकावारियत क्या है। अगर आमतौर पर हम इसको देखें तो कम्युनिज्म एक बिलीफ है, एक तस्वुर है कि जिन लोगों का कॉमन रिलीजन होगा, नतीजा के तौर पर उनका समाजी, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कॉमन मान होगा और उनकी आइडेंटिटीज भी कॉमन होंगी। दूसरे लफ्जों में अगर कहा जाए कि रिलीजन जो है, धर्म, मजहब, यही सोसाइटी की बुनियाद बनाएगा और सोसाइटी में समाज का जो बंटवारा है उसकी बुनियाद यही तय करेगा। और मजहब ही इंसान के जो दूसरे मफादात हैं, अदर इंटरेस्ट हैं, वही तय करेगा। तो इंसान जो है एक मल्टी फैसेटेड सोशल बीइंग है जो कि एक वक्त में वो कई तरह से उसकी शख्सियत होती है, डिफरेंट आइडेंटिटीज उसकी हैं। उसकी आइडेंटिटी उसके कंट्री के बेसिस पे हो सकती है, मुल्क के बेसिस पर, उसके रीजन, इलाका के बेसिस पे हो सकती है, उसके जेंडर के बेसिस पे हो सकती है, वो मर्द है या औरत है, उसके पेशे ऑक्यूपेशन की बेसिस पे हो सकती है, वो किस पेशे को अपनाया हुआ है, पोजीशन द फैमिली, फैमिली के अंदर कौन सी उसकी पोजीशन है, कौन सा जात से ताल्लुक रखता है या कौन से मजहब को ताल्लुक रखता है। लेकिन जो फिरकावारियत से लबरेज लोग हैं, कॉम्युनलिस्ट जो होते हैं, वो सिर्फ रिलीजियस आइडेंटिटी, मजहबी शख्सियत जो आइडेंटिटी है,
उसमें से सारे में से सिर्फ उसको ढूंढ के निकाल के लाते हैं और उसी पर अपना जोर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है, समाजी ताल्लुकात हैं, हमारे जो पॉलिटिकल बिहेवियर हैं, हमारे जो सियासी जो बिहेवियर हैं और हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रगल है, वो उसको हम डिफाइन करते हैं हमारी रिलीजियस कैटेगरी के बेसिस पर। दूसरी चीज़ों पर हम डिफाइन नहीं करते हैं और यही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनलिज्म है। फिरकावारियत की यहीं से शुरुआत होती है। अगर हम मुख्तसर कहें तो जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है और आर्गुमेंट है, वो कम्युनलिज्म में, फिरकावारियत में 3 लेवल पर होता है। पहला यह है कि किसी मजहब के मानने वाले लोगों के जो मफादात हैं उसके मेंबर्स के, वो सब एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि मुस्लिम जमींदार और जो किसान हैं उनका कॉमन इंटरेस्ट है क्योंकि वो मुसलमान हैं। या हिंदू और सिख जो की बात किया जाए तो उनके साथ भी वही लागू करने की कोशिश की गई। दूसरा लेवल यह था कि इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी वे डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अनरिलीजियस कम्युनिटी। यानी हमारे जो मफादात हैं एक मजहबी फिरका के, वो दूसरे मजहबी फिरका के मफादात से मुख्तलिफ। दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि हिंदूज का जो इंटरेस्ट है वो मुसलमानों के इंटरेस्ट से अलग है, इस तरह मुसलमानों का इंटरेस्ट हिंदू के इंटरेस्ट से अलग है। तीसरा जो लेवल था वो ये था कि इंटरेस्ट तो डिफरेंट है, डिफरेंट ही नहीं है बल्कि कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के साथ नहीं रह सकते हैं, एक साथ गुजर बसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मफादात में तजाद है, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ये 3 लेवल हैं और इन्हीं 3 लेवल की बुनियाद पर फिरकावारियत कम्युनलिज्म का एजेंडा तय होता है। अब हम देखेंगे मिथ्स रिगार्डिंग कम्युनलिज्म। फिरकावारियत के हवाले से किस्सा क्या है, मिथ क्या है। कम्युनलिज्म एक वाइडली मिसअंडरस्टूड फेनोमेना है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे किस्से उभर के सामने आ गए हैं। इसलिए जरूरी है कि कम्युनलिज्म क्या है उसको समझा जाए और कम्युनलिज्म को समझने के लिए ये जरूरी है कि जो इससे मुताल्लिक जो मिथ हैं उसको ध्यान में रखा जाए। एक जो पॉपुलर नोशन ही है कि कम्युनलिज्म सिर्फ जो है इज नॉट मेयरली रिलीजियस इनटू पॉलिटिक्स। ये सिर्फ सियासत में मजहब की मुदाखलत नहीं है या पॉलिटिक्स को डिफाइन किया जाए रिलीजियस टर्म्स में। दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि रिलीजियंस एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में रिलीजन की जो एंट्री है इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इससे कम्युनलिज्म फिरकावारियत पैदा होगी। मिसाल के तौर पर दो जो सेकुलर लीडर्स थे 20वीं सदी के, महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों बहुत मजहबी थे लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को रिलीजियस टर्म्स में डिफाइन नहीं किया। कम्युनलिज्म जो है इज नॉट द रिजल्ट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि रिलीजियस डिफरेंसेस जो होते हैं वो अपने आप में कम्युनलिज्म की रूह नहीं है। मिसाल के तौर पर रिलीजियस डिफरेंस हिंदू और मुस्लिम में तो इस मुल्क में सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये कॉमनल फॉर्म कब आया? ये तो जदीद दौर की उपज है। सही देखा जाए तो कॉमनलिज्म जो है ये रिलीजियस प्रॉब्लम है ही नहीं, मजहबी मामला है ही नहीं, मजहबी मसला है ही नहीं। कॉमनलिज्म जो है वो हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है जैसा कि अब तक हम समझते आए हैं। ये एक हैंगओवर है इंडिया के पास्ट का, हिंदुस्तान के माजी का सरदर्द है हमारा। ये प्रोडक्ट है सर्टेन पेकुलियर सर्कमस्टांसेस का, कुछ मखसूस हालात हैं उसकी पैदावार है और बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन फोर्सेस हैं उसकी पैदावार है। कम्युनलिज्म तो एक मॉडर्न फिनोमेना है, एक जदीद दौर की उपज है।
एज मॉडर्न एज इमरजेंस ऑफ कॉलोनियल रूल, जिस तरह से कि नौआबादियाती हुकूमत कायम हुई, उसी तरह से कम्युनलिज्म में जदीद दौर की पैदावार है। और इसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के टर्म्स में। अब हम देखेंगे कि इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, फिरकावारियत का ज़हूर और तरक्की कैसे हुआ। कम्युनलिज्म का जेनेसिस जो है वो हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के सियासी इक़्तिदार कायम करने से जुड़ा जा सकता है। चूँकि बरतानवी हुकूमत का जो बरतानिया का जो सियासी इक़्तिदार हिंदुस्तान में कायम होता है, तो यहाँ की समाज, यहाँ का जो इकोनॉमी है, मईशत है हिंदुस्तान का, इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि समाजी और इक़्तिसादी अवामिल फैक्टर्स क्या क्या थे। बरतानिया ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो जो पावर स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई और ये हिंदुस्तान के हर समाजी तबके तक ये फैला। जो ब्रिटिश कांग्रेस था, बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पे अपनी फतह हासिल की, इससे हिंदुस्तान के जो अपर क्लास मुस्लिम थे, आला दर्जे के हिंदुस्तानी मुसलमान थे, उनका जवाल होता है। और ये खास के हमें ये चीज़ें बंगाल के अंदर, जो कि मुसलमानों का गढ़ रहा है, और इसका जो आला, वहाँ के जो आला तबके में मुसलमानों की पहुँच थी, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट का जो सेमी मोनोपोली स्टेटस था वो ख़त्म हो जाता है। अपर पोस्ट में, ख़ास के आर्मी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशरी में, और धीरे धीरे उनको जो ज़मींदार के तबके से थे, जो एक ज़मींदार की हैसियत थी, लैंड होल्डर की हैसियत थी, उससे भी इन्हें दस्तबरदार होना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ बरतानिया ने भी कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई अपने दौर हुकूमत में जिसने इसे फ़रोग़ दिया। कम्युनलिज्म हिंदुस्तान में अगर फ्लरिश हो पाया और बहुत ही इसका उरूज हुआ, तो वो 1947 में था और हुआ, और ये ऐसा इसलिए मुमकिन हो पाया कि बरतानवी हुकूमत ने इसे सींचा, इसे फ़रोग़ दिया। बरतानवी हुकूमत ने कम्युनलिज्म, फ़िरकावारियत क्रिएट नहीं किया। कुछ समाजी, इक़्तिसादी, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल डिफरेंसेस थे जो हिंदुस्तान के अंदर सदियों से चले आ रहे थे। उसने क्या किया कि उसका फ़ायदा बरतानिया ने उठाया और अब उसके ज़रिए उसने अपने सियासी मकासद को पूरा करने की कोशिश की। इसी वजह से ब्रिटिश पॉलिसी जो थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो हुकूमत करो, हिंदुस्तान में कामयाब हो पाया। इसलिए कि हमारे सोसाइटी जो इंटरनल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल कंडीशन है हमारी सोसाइटी का, वो इसको मदद करता है। और ये जो हालात मुल्क के थे, ये ऐसे थे जिसमें कि कम्युनलिज्म, फ़िरकावारियत बढ़ सकता था, ग्रो कर सकता था पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल के ज़रिए। और दो मेन ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट के पास 1857 की बगावत जो हुई उसके बाद। पहला जो ऑब्जेक्टिव था तो वो ये था कि हिंदुस्तानी समाज में दोस्त पैदा करना और हिंदुस्तान के एक तबके को पैट्रोनेज देना, ताकि उस पर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर सकें, उस पर अपना कंट्रोल कायम कर सकें और हिंदुस्तानी समाज के अंदर अपनी बुनियाद, अपनी जड़ों को मजबूत कर सकें। दूसरा जो था वो था कि हिंदुस्तानियों के बीच में जो यूनिटी है, यकजहती जो है, उसको ख़त्म करना। अगर हिंदुस्तान के लोग यकजा होंगे, उनके अंदर यूनिटी रहेगी किसी एक आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंस के चलते, तो बरतानवी हुकूमत को ख़तरा पैदा नहीं कर सकते थे। इसलिए कॉमनल आइडियोलॉजी थी, फ़िरका वाराना जो इज़हार ख्याल था, जो फ़लसफ़ा था, इसका इस्तेमाल करना था, इसको फ़रोग़ देना था और ये दिखाना था कि हिंदुस्तानी लोग एक नहीं। और ऐसा इन्होंने 20वीं सदी में बहुत कामयाबी के साथ किया, जबकि कॉमनल डिमांड रखा गया और जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें थीं, उन तंजीमों ने इसको फ़रोग़ दिया
और नेशनलिस्ट डिमांड आइडियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन था, इसको बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जितनी भी कोशिश की गई कि मुसलमानों को कांग्रेस से अलग किया जाए, इसमें वो कामयाब रहे। और कांग्रेस का जो क्लेम था आज़ादी का, उसको इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया कि कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती नहीं है, वो उसकी क़यादत नहीं करती है। ये जो कम्युनलिज्म फ़िरक़ावारियत था, इससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि कम्युनल डेडलॉक जो था, जो कम्युनल सिचुएशन था, जो डेडलॉक बन गया था, उसमें उसको एक जस्टिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था कि बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर और कायम रहने की ज़रूरत है। ये जो आर्गुमेंट था, वो हिंदुस्तानियों को कि इनको डिवाइड किया जाए, बांट के रखा जाए और ये लोग, हिंदुस्तानी लोग अपने ऊपर अपनी खुद हुकूमत नहीं चला सकते हैं, ऐसा जो ख्याल उन्होंने फैलाया था, इससे बरतानियों को फ़ायदा हुआ और उसमें अपने मकसद में कामयाब हुआ। ब्रिटिश पॉलिसी तो थी ही डिवाइड एंड रूल की, हिंदुस्तान को टुकड़े में बांटने की, फ़िरक़ावारियत को बढ़ाने की, लेकिन साथ ही साथ हमारी जो कौमी तहरीक थी, नेशनल मूवमेंट थी, इसमें भी खामियां थीं, जिन्होंने इसको कम्युनलिज्म की नशो-नुमा में अहम किरदार अदा किया है। जो कम्युनल आइडियोलॉजी थी, उसको सिर्फ नेशनलिस्ट फोर्सेस जो आइडियोलॉजी थी, वही डिफीट कर सकती थी, हरा सकती थी, शिकस्त दे सकती थी। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो जो नेशनलिस्ट फोर्सेस और आइडियोलॉजी की जो नुमाइंदा थी, रिप्रेजेंटेटिव थी, वो इसके कम्युनलिज्म का जो फ़रोग़ हुआ, इसको नहीं रोक पाई अवाम के अंदर। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, हिंदुस्तान की जो कौमी तहरीक थी, वो कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई तो ज़रूर लड़ी, लेकिन बहुत सारी वजूहात थी, जिस वजह से शिकस्त का मुँह देखना पड़ा। कांग्रेस समझ नहीं पाई कि कम्युनलिज्म का, फ़िरक़ावारियत का किरदार क्या है, उसका नेचर क्या है। नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस का कोई सेंट्रल स्ट्रेटजी नहीं थी, मरकज़ी स्ट्रेटजी नहीं थी कि किस तरह से फ़िरक़ावारियत, कम्युनलिज्म को रोका जाए। कुछ हिंदू रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज़ भी हुई, जो कि नेशनल मूवमेंट में, कौमी तहरीक में आ जाती हैं और हिंदू मुसलमान को कौमी तहरीक से जोड़ने की जो कोशिश थी, उससे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। कुछ रिलीजियस सिंबल्स थे, जैसे रामायण का बार-बार जिक्र करना, कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, वो एक बैरियर था मुसलमानों को कौमी तहरीक से जोड़ने में। ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स भी था। ये बहुत मुश्किल था कि कॉमनल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ख़ास करके जब कि ब्रिटिश एटीट्यूड जो था गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो चाहते थे कि ये मुद्दा बराबर बना रहे, ताकि अपनी हम सियासी रोटी सेकते रहें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि जो अलग-अलग सियासी ग्रुप हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कोई समझौता ना हो। कांग्रेस ने मुस्लिम्स को जो कुछ भी ऑफर किया, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ के ऑफर करती थी और जो कुछ कांग्रेस की कोशिश होती थी, उसे नाकाम कर देती थी। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है, इसका मुताला आप कर चुके हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तौर पे शुरू किया गया था, ढांचा जाति सहूलत के तौर पे किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे ये सरकार के लिए एक पॉलिटिकल एडवांटेज बन जाता है और बंगाल का जो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसको बांटने की कोशिश की जाती है। और ब्रिटिश की कोशिश थी कि बंगाल में जो नेशनलिज्म है, कौमी तहरीक चल रही है, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए और मुस्लिम ब्लॉक को कैसे उसके खिलाफ उभारा जाए। जैसा कि लॉर्ड कर्जन खुद ही कहते हैं, द पार्टीशन वुड इन्वेस्ट द मुस्लिम्स ऑफ ईस्ट बंगाल with a unity which they had not enjoyed since the days of ul Musliman viceroys and kings। उनका ये स्टेटमेंट बहुत जाहिर कर देता है कि जो बंगाल का पार्टीशन था, वो मुसलमानों को पूर्वी बंगाल में
एक ऐसा यूनिटी देगा जो कि पुराने लोग राजा महाराजाओं के वक्त से अब तक वो एंजॉय नहीं कर पाए। ये साफ वाज़ह मकसद ब्रिटिश हुकूमत के झलकता है, किस तरह से वो कम्युनिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। जो बंगाल की तकसीम होती है और बाद में स्वदेशी आंदोलन तहरीक होती है, स्वदेशी मूवमेंट चलता है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम होता है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम लीग 1906 के आखिरी दौर में, और जिसको ऑफिशियल पैटर्नेज ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है। इस शुरू के दौर में इस जो ये कायम होता है इंडियन मुस्लिम लीग, उससे सिर्फ अपर क्लास मुस्लिम जुड़ते हैं, जिससे आगा खां थे, नवाब ऑफ ढाका थे, नवाब मुस्लिम मुल्क थे। ये कोशिश थी कि नौजवान मुस्लिम तबका जो है, जो कि कौमी तहरीक में कांग्रेस के साथ जुड़ रहा था, उनको रोकना था और इस तरह से नेशनलिस्ट फोल्ड में जाने से उनको उनके कदम पर बेड़ियां डालना था। मुस्लिम लीग के क़याम का जो मकसद था वो एक था, एक प्योरली लॉयलिस्ट बॉडी बनाना, एक वफादार हुकूमत की वफादार एक बॉडी बनना था, और इसका जो काम था वो सरकार को देखना था कि लुक अप टू द गवर्नमेंट फॉर फेयर एंड पैटर्नेज, सरकार से अपना मुराद हासिल करना था, उसको पैटर्नेज लेना था। हम देखते हैं कि मुस्लिम सेपरेटिज्म जो था, अलहदगी पसंदी थी, मुस्लिम अलहदगी पसंदी, उसकी नशोनुमा किस तरह होती है। तो ये इसके पीछे जो वजूहात थी मुस्लिम सेपरेटिज्म के ग्रोथ के पीछे, वो ये था कि हिंदू रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में शुरू की जाती। बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हुए उसमें हिंदू अनासिर वाज़ह नजर आते हैं। इस वजह से मुसलमानों का तबका स्वदेशी तहरीक से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाया। दूसरा था कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था कि बंगाल की जो तकसीम है इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। तीसरा यह था कि जो कॉमनल वायलेंस हुए, फ़िरका वाराना तशद्दुद हुई, कॉमनल राइट्स हुए, इस जो ईस्ट बंगाल में वाक़ हुए, वो स्वदेशी मूवमेंट के बाद इसने मुस्लिम सेपरेटिज्म को बढ़ावा दिया, मुस्लिम अलहदगी पसंदी को बढ़ावा दिया। एक और चीज थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 का जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म होता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है, और कम्युनलिज्म की तारीख में ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी उसको ग्रुपिंग करना, वोटर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, उनको ग्रुप करना मजहब की बुनियाद पर। प्रैक्टिकल टर्म्स में देखा जाए तो इसका मतलब यह था कि मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी इंट्रोड्यूस की गई, मुस्लिम वोटर्स को अलग कैटेगरी में बांटा गया, और मुस्लिम कैंडिडेट्स, मजहब के नाम पर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, मजहब के नाम पर वोटर्स का ग्रुप बनाया गया, मजहब के नाम पर कैंडिडेट को खड़ा किया गया। जो भी इलेक्शन कैंपेन होता था और सियासी पॉलिटिसाइजेशन की कोशिश की जाती थी, वो मजहब की चहारदीवारी के अंदर ही काम करती थी। इससे इसके जो नतायज हुए बहुत ही खतरनाक हुए। ये इस ख्याल पर मबनी था कि हिंदुस्तान का जो समाज है वो इट इज़ ए मेयर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड ग्रुप्स। अलग अलग मफादात के लोग यहाँ पर हैं, अलग अलग ग्रोह के लोग हैं, और इसका जो बेसिक डिवीजन है इंडियन सोसाइटी का, वो सोसाइटी का डिवीजन है हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू अलग एक आइडेंटिटी है, मुस्लिम एक अलग आइडेंटिटी है। हिंदुस्तानी मुसलमान जो थे उनको सेपरेट, डिस्टिंक्ट एंड मोनोलिथिक कम्युनिटी कहा गया। ये इस बेस मोटिव पर बेस था कि कुछ खास लोगों के हाथ में इक़्तिदार दिया जाए और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो थी उसको बढ़ने से रोका जाए। मुसलमानों को कहा गया कि काउंसिल में तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देंगे, तुम्हारे जो आबादी है उसके तनासब से नहीं, बल्कि तुम्हारा जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है
उसके बिना पर सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे, उसका जो इम्पैक्ट हुआ, उसका जो असर हुआ, वो काफी ज्यादा होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना, एक ऐसे ढांचे जाती ये जो स्ट्रक्चर में जो तब्दीली आई, उसमें सेपरेटिज्म की झलक हमें मिलती है। इट क्रिएटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग सेपरेटिज्म। दूसरा था कि इट वाज टू प्रोड्यूस सेवियर कांस्टेंट ऑफ द कांग्रेस एंड टू लिमिट स्पेस फॉर नेशनल एक्टिविटीज। कांग्रेस के लिए बहुत मुसीबत इसने पैदा कर दिया, और नेशनल एक्टिविटीज भी जो थी वो बिल्कुल महदूद हो गई। इट वाज टू एक्टिवेट द कॉमन ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसका जो मकसद ये भी था कि इसका जो असर ये भी पड़ा, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट का, कि कॉमनल ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करना। इसका असर ये भी पड़ा कि to ensure the impossibility of a common agreement among Indian political groups, हिंदुस्तान के जो सियासी ग्रोह थे उनके बीच में एक कॉमन एग्रीमेंट ना हो पाए, इसको ये जो कुछ हालात रहे हिंदू मुस्लिम में, फिर वारानिया ख्यालात जो रहे, अलहदगी पसंदगी रही, इसको रोकने के लिए लखनऊ पैक्ट 1916 कांग्रेस और लीग के बीच में होता है। ये कोशिश थी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, कि एक सेटलमेंट किया जाए, एक समझौता किया जाए। कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली, लेकिन एक टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पर, ताकि मुस्लिम लीग का सपोर्ट हिंदुस्तानी कौमी तहरीक में लिया जा सके। दो चीजें जो काबिल गौर हैं लखनऊ पैक्ट में, वो ये है कि एक अरेंजमेंट था लीडर्स के बीच में, सरबराहान के बीच में एक समझौता था, अवाम के बीच में नहीं, नॉट बिटवीन द पीपल। कांग्रेस लीग जो सेटलमेंट था वो इसको माना गया कि हिंदू मुसलमानों के बीच में सेटलमेंट हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं थी, और ये अज्यूम कर लिया गया कि मुस्लिम लीग ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। जैसे ही लखनऊ पैक्ट होता है, उसके कुछ ही दिन के बाद देखते हैं कि ये समझौता बेकार हो गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है 1919 का, जो कि मुसलमानों को लखनऊ समझौता से ज्यादा बढ़ चढ़ के देता है। उसके बाद साइमन कमीशन की बात आती है 27 में, और उस साइमन कमीशन का जो बायकॉट है, जो हिंदुस्तान के हर सियासी तबके के लोग उसका बायकॉट करते हैं। तो चाहे जिस धर्म के हो, जिस मजहब के लोग हो, सब कुछ हो, तो इससे एक बार फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है यूनिटी की तरफ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ। मुस्लिम लीग का जो तबका था वो जिन्ना की क़यादत में, वो कोशिश करता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हम छोड़ देंगे अगर ज्वाइंट इलेक्टोरेट को मानते हुए सेपरेट छोड़ देंगे अगर कुछ हमारे मुतालबात मान लिए जाए, हमारे कंडीशंस को फुलफिल किया जाए। वो क्या डिमांड्स थे, वो कंडीशंस क्या थे? पर यह था कि मुसलमानों को सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 नुमाइंदगी दी जाए, 1/3 रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। दूसरा कहा गया सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, सेपरेट प्रोविंस। बॉम्बे को, सिंध को बॉम्बे से एक अलहद, एक सेपरेट सूबा बना दिया जाए। और लीग ने रखा कंडीशन कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसमें इस्लाहत की जाए। उसने ये भी डिमांड रखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा वो पंजाब और बंगाल में जो उनकी आबादी का प्रोपोर्शन है, उनका तनासुब है, उस लिहाज से किया जाए। ये जो भी डिमांड्स थे कांग्रेस ने मान ली, जिससे कि एक यूनिटी का दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। लेकिन हिंदू महासभा, और जो कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 में 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें हिंदू महासभा इस बात को, कांग्रेस के इस रुख को नकार देता है और इसको रिजेक्ट कर देता है। ऐसा होने से मामला बड़ा उलझ जाता है।
तब लीग और महासभा दोनों के जो मफादात हैं बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और जो एक कोशिश की गई थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, वो इससे फिर झटका लगता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी 1928 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें 29 ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे। चूंकि साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था, और साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसके रिस्पांस में ये पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। तो इससे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जिसको मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। इसका जो मकसद था वो ये था टू कंसीडर एंड डिटरमिन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए आइन बनाने के लिए उसूल और जवाबत बनाना। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसने जो की रिकमेंडेशंस दिए, अहम जो रिकमेंडेशंस उसके थे, सिफारिशात उसमें थी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसका कैसा हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हो, यानी जो सदन होगा, लेजिस्लेचर होगा, उसके दो पार्ट होंगे, एक सेनेट होगा, दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। जो सेनेट होगा उसमें 200 मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड, चुने हुए होंगे, 7 साल की मुद्दत के लिए चुने जाएंगे। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा उसमें 500 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जिनको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाएगा। गवर्नर जनरल भी है जो होगा, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मशवरे पर काम करेगा, और ये जो सरकार होगी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जवाबदेही होगी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिंदुस्तान में होगा, और बकिया जो अख्तियारात हैं वो मरकज के पास रहेंगे, सेंटर के पास। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट माइनॉरिटीज अकलियत का नहीं होगा, क्योंकि इससे जो कॉमनल सेंटिमेंट्स हैं, फिरकावानी जो सेंटिमेंट्स हैं वो बढ़ते हैं, इसलिए इसको खत्म करने की बात की गई और ज्वाइंट इलेक्टोरेट को कायम करने की बात की गई। इसमें यह भी कहा गया कि पंजाब और बंगाल में कोई रिजर्व सीट नहीं होगी। रिजर्वेशन मुस्लिम सीट जो होगा वो पॉसिबल होगा सिर्फ प्रोविंसेस में, जहां के मुस्लिम पॉपुलेशन भी जो होगा कम से कम 10%। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए, इंतजाम अदलिया को इंतजामिया से अलग रखने की बात भी कही गई। सेंटर में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होगा, सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाएगा। इस बात का कुल मलहूज रखते हुए, सोचते हुए कि ये फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट भी हो। जो नेहरू रिपोर्ट में जो बातें कही गई, इसके वाज़ह असरात हुए, गहरे असरात हुए, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जिन्ना इससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और पार्टी में वेज विद द कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस और हमारे बीच एक रास्ता अलग हो गया, और फिर जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी उस पर वापस मुड़ जाते हैं, और अपनी 14 निकाती डिमांड्स, फेमस 14 पॉइंट डिमांड्स, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स सेंटर में बात थी, प्रोविंसेस में बात थी, जॉब रिजर्वेशन की बात थी, मुसलमानों की नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस के क्रिएशन की बात थी, ये सारी बात थी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 14 पॉइंट्स डिमांड रखे, वो कॉमनल डिमांड्स का एक टेक्स्ट बन गया, ये एक बुनियाद बन गया, और उसी के इर्द गिर्द आगे कॉमनल पॉलिटिक्स घूमती चली गई। ये जो आप देख रहे हैं ये मैप है, जिसमें कैबिनेट मिशन जो हिंदुस्तान में आया था, हिंदुस्तान की सियासी तरक्की को दिखाने के नशोनुमा में बात को आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक मैप दिया गया है। उस मैप में आप शेड्स बने हुए हैं। इसमें एक शेड है पहला, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ 1941। उसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, कौन कौन से ऐसे इलाके थे
जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी। दूसरा जो डार्क शेड है वो दिखाया गया हिंदू मेजॉरिटी एरियाज ऑफ 1941, 1941 में जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज थे कौन कौन थे। और एक ग्रे जो दिखाया जा रहा है प्रिंसली स्टेट्स थे, नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द प्रपोजल, जो कि इस प्रपोजल में उनको नहीं रखा गया था। तो ये पूरा मैप दिखाया गया है कि कैबिनेट मिशन ने किस तरह से प्रपोजल दिया एक इंडियन फेडरेशन का, जिसमें कि 3 सेक्शंस में बांट दिया गया इलाकों। एक और दाहिने साइड आप देख रहे होंगे ये एक फोटो है जिसमें कि कैबिनेट मिशन का जो वफद आता है वो हिंदुस्तान के लीडरान, खासकर इसमें जिन्ना को दिखाया गया है, बाएं से दूसरे नंबर पर हैं, उनसे वफद मिल रहा है। और ये जो बाएं तरफ जो तस्वीर है इसमें 4 लोग हैं, ये कैबिनेट मिशन के मेंबरान्स हैं जो हिंदुस्तान आए थे और अपने हिंदुस्तान के सियासी लीडरान थे उनसे मुलाकात करके अपनी बातों को न रखा और उनकी बातों को भी जानने की कोशिश की। ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ वो आज़ाद किस कीमत पर हुआ, जो फ़िरका वाराना फसादात हुए उसकी हौलनाकी क्या थी, इसको दिखाने की कोशिश की गई। पहली तस्वीर है उसमें महात्मा गांधी फसाद ज़दा इलाके के दौरे पर निकले हैं। चूंकि पूरा हिंदुस्तान फिरकावारियत की आग में झुलस रहा था, ये जो आग थी इस कदर फैली कि 2 कम्युनिटी के लोग, हिंदू और मुसलमान, जिस गांव में बस रहे थे उस गांव एक साथ समाजी जिंदगी गुजार रहे थे, एक साथ शादी ब्याह के रस्मात में बैठ रहे थे, शिरकत कर रहे थे, एक साथ खा पी रहे थे। उनके बीच में इन फसाद ने ऐसी हालात पैदा कर दिए कि वो एक दूसरे के जाने दुश्मन रह गए, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक शख्स जो दूसरे कौम की औरत को अपनी बहन मानता था, आज वो उसकी इज्जत, उसकी आबरू रेजी करने के लिए उतावला हो गया। आज इंसान जिसको अपना दूसरे कौम का होते हुए उसे अपने भाई कहता था, उसके खून का प्यासा हो गया, उसके बाल बच्चों के सामने उसको कत्ल कर दिया जाता है। एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ जाती है, एक बहन दूसरे बहन से बिछड़ जाती है। इस तरह की जो मंजर है, दिल दहलाने वाले मंजर। तो पहली तस्वीर हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जब मुल्क में बड़े पैमाने पर फसादात होते हैं तो इन फसादज़दा गांवों में गांधी किस तरह से घूमते हैं, अमन अमान कायम करने के लिए अमन का संदेश लेके जाते हैं। वो लोगों से अपील करते हैं कि भाई अब ये हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, उस तहजीब को क्या हो गया है, क्यों फिरकावारियत इस तरह उभर के सामने आ गई है को अपनी जो जमाने से सदियों से जो भाईचारगी थी हिंदुस्तान के अंदर, वो रिश्ते पामाल होते जा रहे हैं, इंसानियत मरती नजर आ रही है, वो समझाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तस्वीर जो बाएं तरफ है, इसमें गांव के लोग गांव के बाहर खड़े होकर के गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। वो मसीहा आएगा, कुछ संदेश लाएगा हमारे लिए। उम्मीद की किरण उन्हें भी थी। सभी लोगों में मजहबी तासुब नहीं था, सब लोगों के अंदर फिरकावाना जज्बात नहीं थे। ऐसे भी लोग थे जो 2 कौमों के बीच इस आग को बुझाना चाहते थे। बाईं तरफ जो तस्वीर है इसमें महात्मा गांधी जब
फजाज़दा इलाके का दौरा करने पहुंचते हैं ट्रेन से, तो ट्रेन के डिब्बों पे चढ़ करके गांधी के दीदार के लिए लोग बेताब हैं कि वो मसीहा आए और इस आग को शांत करे, इस आग को बुझाए। ये और जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी हौलनाकी का मंजर है, फसाद। ऊपर वाली स्लाइड में एक इंसान बैठा हुआ है अपना सब कुछ लूट जाने के बाद, कोई नहीं है उसका, कोई सहारा नहीं। लोगों का जो माइग्रेशन होता है, बॉर्डर से इस पार से उस पार लोग जा रहे हैं अपने को महफूज करने के लिए। सबके पास ट्रेन नहीं थी, मोटर गाड़ी नहीं थी। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने खानदान को ठेलों पर रख कर बैठा करके इस पार से उस पार हो रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो बांस से डोली की शक्ल बना लेते हैं और उसमें बूढ़े ज़ईफ लोगों को या बच्चों को उस पर बैठा करके सरहद पार करा रहे हैं। सोचिए वो कैसा मंजर होगा। जो 75 साल, हिंदुस्तान की आज़ादी को हुए 75 साल हो गए, लेकिन इन तस्वीरों को देख करके वही हौलनाक मंजर हमें नजर आने लगता है। बाईं तरफ जो तस्वीर है, इस तस्वीर में एक औरत दूसरी औरत को दिलासा दे रही है, सब कुछ लूटने के बाद समझा रही है। इसमें जो तस्वीर है, इसमें सबसे ऊपर में दाहिनी तरफ की तस्वीर है, इसमें मुल्क की तकसीम के साथ किस तरह से लोग ट्रेन पर चढ़ करके, ट्रेन में जगह नहीं थी, लोग ट्रेन की छतों पे सफर कर रहे हैं, बॉर्डर के इस पार से उस पार जा रहे हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। उसके बगल में जो तस्वीर है ऊपर में, इसमें लोग अपने सरों पर सामान को लाद करके, बच्चों को लाद करके, ज़ईफों को लाद करके पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। कुछ लोग बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग और किसी और का सहारा लेते हैं। सबसे नीचे में दाहिनी तरफ जो तस्वीर है, ये बलवाइयों की तस्वीर है कि वो लाठी, डंडे, तलवार, भाले से किस तरह से लैस होकर के अपने भाइयों का खून चूसने के लिए बेताब है, उनका कत्ल करने के लिए बेताब है, उन भाइयों का जिसके साथ वो बैठ करके समाजी मसाइल की बात करते थे, किस तरह से वो उनके शादी ब्याह में शामिल होते थे, किस तरह से पंचायत में साथ बैठते थे और गांव में जो मसला आता था उसको हल करते थे। तो ये हौलनाक मंजर इंसान के रूह को कपा देता है। ये मंजर दिखाता है कि किस तरह से आजादी तो हमें मिली, एक लंबी जद्दोजहद, बहुत लंबी जद्दोजहद। इस आजादी की लड़ाई में हमने कितनी जानें कुर्बान की, हमने हमारे अपने कितने बिछड़ गए। गैर मुस्लिमों के शाना बशाना हिंदुस्तानियों ने भी मुसलमानों ने भी इस जंग आज़ादी में लड़ाई लड़ी। तारीख के औराक उनके नामों से भरे पड़े। सब लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, लेकिन दो टुकड़ों होने के बाद मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफ्फार खां थे, सरहदी गांधी से कहते हैं, और भी कई लोग थे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, हिंदुस्तान के रहनुमा थे। जब हिंदुस्तान के लोग, खासकर मुसलमान, यहाँ से हिजरत करके, माइग्रेट करके पाकिस्तान जा रहे थे, तो यही वो शख्स था
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के मुसलमान को रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जमीन है, इसमें सदियों से तुम रहते आए हो, क्यों जा रहे हो छोड़ करके हिंदुस्तान? इसी हिंदुस्तान को अपना वतन बनाओ। इस मुल्क की कुर्बानी में तुमने शाना अपनी कुर्बान, इस मुल्क को आज़ाद कराने में तुमने कुर्बानियां दी, तुमने अपने खून बहाए, तुम्हारे असलाफों ने खून बहाए। इस मुल्क को की तहजीब व तमद्दुन को मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने सींचा है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम मजहब हो, सिख मजहब हो, ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है हिंदुस्तान। और सभी ने मजहब ने मिल करके हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को इतना ताबनाक बनाया कि आज भी इसके सुनहरे अल्फाज में इसकी तारीख लिखी गई। फिर क्या हो गया? पूरा का पूरा मुल्क जल रहा था, आग लगी हुई थी, बंगाल से लेकर के पंजाब तक, लाहौर तक, अमृतसर, लाहौर, पूरा का पूरा मशरक़ी हिंदुस्तान, वस्ती हिंदुस्तान और मगरबी हिंदुस्तान का एरिया झुलस रहा था आगों से, आग के लपटों में, आग के शोलों में जा रहा था। इससे जो हालात पैदा हुए, ये हालात बहुत भयावह हुए। बहुत से लोग रुक गए हिंदुस्तान के अंदर, सब माइग्रेट नहीं किए। बहुत लोगों ने हिंदुस्तान को ही अपना बसेरा बनाया, हिंदुस्तान को ही अपना घर बनाया, और हिंदुस्तान में जो जमहूरी निज़ाम कायम हुआ, उस निज़ाम को कायम करने में सबका रोल रहा। यही वजह है कि हिंदुस्तान इतने सारे होलोकॉस्ट होने के बाद, इतनी सारी फिरकावारियत के बाद भी हिंदुस्तान के अवाम जो है, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, जो भी हो, वो एक मजबूत मुल्क देखना चाहते हैं। ऐसा मुल्क जिसमें सभी मजहब के लोगों को फलने फूलने का मौका मिले, ऐसा मुल्क जिसमें सभी की इज्जत हो, ऐसा मुल्क जिसमें मजहब के नाम पर जो खिलवाड़ किया गया, मजहब के नाम पर जो राजनीतिक, जो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की गई, उससे निजात पाया जाए, ये कोशिश बहुत रही। जो नेशनलिस्ट माइंड के लोग थे दोनों कम्युनिटीज़ में, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, बराबर ये कोशिश रही कि मुल्क बट गया, लेकिन अब जो फिरकावारियत का जो अंसर है, वो आज के हमारे ज़माने पे उसके असरात न डाले।
इसलिए कि ये फ़िरक़ावारियत का ज़हर इतना गहरा है कि वो समाज को चैन से जीने नहीं देगी। समाज के अंदर मज़हब के नाम पर जिस तरह से वक्तन-फ़वक्तन लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, जिस तरह से मज़हब को शक की निगाह से देखा जा रहा है, ये ट्रेंड हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। मुल्क आज़ाद हो गया, 2 टुकड़े हो गए, लेकिन हमने जो आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मज़ाहब के तहफ़्फ़ुज़ की बात कही गई। हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्टेट कहा गया। जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स रखे गए। और ये ऐसा इसलिए कि माइनॉरिटीज़ में जो ख़्याल है, डर है, खौफ है, पार्टीशन के बाद जो एक खौफ था कि पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या होगा इस मुल्क में। लेकिन जब आइन बनाया गया, तो जो आइन के जानकार लोग थे, उन्होंने जो ड्राफ्ट किया, ख़ासकर B.R. अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और राजेंद्र प्रसाद जो इसके प्रेसिडेंट रहे, सब ने मिलकर के जो कानून साज़ असेंबली में काम किया, उसमें हिंदुस्तान को एक सेक्युलर स्टेट बनाने की कोशिश की गई और माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न रखे गए। हिंदुस्तान में कोई मज़हब नहीं होगा, ये भी बात कही गई। ये सारी बातें जो हिंदुस्तान के सिलसिले में हैं, आज़ादी हुए, मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, मुल्क के बंटवारे को भी 75 साल हो गए, लेकिन फ़िरक़ावारियत का जो उन्सुर है, वक्तन-फ़वक्तन अपना सर उठाए रखता है। इसके सियासी मक़ासद जो भी हों, लेकिन कोई भी इंसान फ़िरक़ावारियत जो ज़ीहोश इंसान है, वो सिर्फ़ फ़िरक़ावारियत के ख़िलाफ़ है। उसकी कोशिश यही है कि हमारा मुल्क तभी तरक्की करेगा जब हम आपस में जो निफ़ाक़ है, उसको छोड़ देंगे। जब हम एक मज़हब दूसरे मज़हब की इज़्ज़त करना सीखेगा, जब एक समाज दूसरे समाज को इज़्ज़त देगा, तभी हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। तभी हमारा मुल्क आलमगीर सतह पर एक ताकतवर मुल्क उभर कर के सामने आ सकता है। यही वजह है कि हम लोग हर साल नेशनल इंटीग्रेशन डे भी मनाते हैं, कौमी यकजहती की बात के लिए, और वो एक संदेश दिया जाता है किस तरह से फ़िरक़ावाराना अनासिर को समाज से अलग किया जाए और किस तरह से कौमी यकजहती के जो अनासिर हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हिंदुस्तान का जो मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट है, उस नेशनल मूवमेंट में जो फ़िरक़ावारियत का ज़हूर है और उसकी जो नशोनुमा होती है और मुल्क की जो तक़सीम होती है, इन सब चीज़ों का हमने जायज़ा लिया और देखा कि किस तरह से क्या-क्या हालात थे जिससे कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ावारियत का उरूज हुआ, क्या-क्या वजूहात थे जिसने फ़िरक़ावारियत की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया और क्या-क्या वजूहात थे जिसने हिंदुस्तान को एक नहीं 2 टुकड़ों में तक़सीम कर दिया। आज़ादी तो मिली, लेकिन
उस आज़ादी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन दो अलग अलग मुल्क बने, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। दोनों मुल्क के नज़रियात अलग अलग हैं, इसमें शक नहीं। पाकिस्तान अपने नज़रिए से हिंदुस्तान को देखता है, हिंदुस्तान अपने नज़रिए से पाकिस्तान को देखता है, लेकिन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर दोनों ममालिक और जो वहाँ के बसने वाले जो अलग अलग मजहब के लोग हैं, वो इस बात को समझ लेंगे, तो दो मुल्क बहुत ही आसानी के साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की थ्योरी को अपना सकता है। और हिंदुस्तान ये आलमगीर सतह पर अपनी एक हैसियत बना सकता है, अपनी एक पहचान बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन अगर इंसान, हमारा माशरा, हमारे सरबराहान, हमारे लोग ये सोच लें कि फ़िरक़ावारियत को जड़ से मिटा देंगे और इसको मिटा करके ही हम मुल्क की तरक्की कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन भी नहीं है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।